अगस्त 1947 का दिन आया, देश को आजादी मिली, पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेज की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में बिना चुनाव के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर को के तर्क की वजह से अंग्रेजों ने कहा कि भाई देश तो आजाद आप हम लोग कर देंगे, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान की जरूरत है वो संविधान आप लोग लिख दो तो हम देश को आजाद कर देंगे। यहाँ के लोग पूरे दुनिया में घूमते रहे, जाति की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं चुनना चाहते थे। फिर समय आया कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा गया। उसके बाद 15 अगस्त की जो आजादी थी वो अधूरी आजादी थी। असली आजादी हमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और देश की तमाम महिलाओं को 26 जनवरी 1950 को मिलने का काम हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। जब भारत का पवित्र संविधान लागू हुआ तब मानव मानव बराबर हुआ और इस देश की सार्वजनिक संस्थाओं में, इस देश की सभी सार्वजनिक जगहों पे जाने की, आने की, घूमने की, फिरने की, नौकरी करने की, रोजगार करने की, बिजनेस करने की, घूमने की और मंच लगा के अपनी बात करने की आजादी देश में हमें मिली। मगर सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो 15 अगस्त 1947 को भी नहीं बदली। उसका प्रमाण यह है कि 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त 1947 को उसकी जेब में वही 100 रुपए थे, 10-20 हजार रुपए किसी ने नहीं दिए। जबकि जब आजादी मिली थी तो वास्तविकता में देश के साधन संसाधन में भी बंटवारा होना चाहिए था और जिनको संविधान से पहले व्यवस्था के आधार पर अधिकार नहीं थे उनको बराबर में लाके खड़ा करना चाहिए था, जिससे कि लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो आजादी तब तक नहीं मिल सकती थी। बाबा साहब ने शंका जाहिर की कि भाई सरकार आपकी बन रही है, ऐसा ना हो आप हमारे लोगों को अधिकार ना दो, संविधान में तो मैंने लिख दिए। तो वर्तमान सरकार जो उस समय की थी उस सरकार ने वादा किया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर हम सारे अधिकार संविधान में दिए हुए लागू कराने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को भी शंका थी, शक था कि जिन्होंने हजारों साल से नहीं दिए अधिकार, हम रोए चिल्लाए, भूखमरी के शिकार हुए, अन्याय अत्याचार गरीबी के शिकार हुए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। वो ऐसा ना हो आजादी के बाद भी, संविधान के बाद भी अधिकार ना दे। इसलिए उन्होंने अपने समाज को संदेश के तौर पे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसलिए उन्होंने जातियों में बटे समाज के लिए वर्ग बनाए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। सम्मानित साथियों, उनको एक और शंका थी कि ऐसा ना हो जो अधिकार मैं संविधान में लेके जा रहा हूं ये अधिकार लागू कैसे होंगे, इसके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम तरह की लड़ाई लड़ते हुए, कोई कहता था कि वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदार है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो लगान देता है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो पैसे वाला है, कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने दुनिया के संविधान पढ़े, अगर चंद लोग मिलकर तैयार तय करेंगे कि सरकार किसकी बने तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र तब होगा जब इस देश के हर बालिग व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी सरकार चुने, अपना नेता चुने, अपना प्रत्याशी चुने, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना मुख्यमंत्री चुने। और अंत से वो सफल हुए, उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया और उन्होंने जाते जाते कहा हम लोगों से सबसे कि अकेले मेरे कान में नहीं कहा, अकेले मान्यवर काशीराम साहब के कान में नहीं कहा, हम सबके लिए कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। उन्होंने ये भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पढ़े लिखे समाज के अधिकारी कर्मचारी यहां बैठे हैं,
नेता बन यहाँ बैठे हैं, मेरे समाज भाई बहन यहाँ बैठे हैं। मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना वहीं खड़े होके। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। बताओ, बाबा ने नहीं कहा। बाबा साहब ने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज मेरा पढ़ा लिखा समाज वो राजनीति से दूर है। आज मेरा नौजवान वो राजनीति से दूर है। कम पढ़े लिखे लोग, अयोग्य लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं। साहब कहा करते थे वोट फूल वालों को दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे, उनके लोग ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को बिजनेस देंगे, अपने लोगों को पैसा देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। साहब कहते थे वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को नौकरी देंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, तुमको नहीं देंगे। अब मैं जानना चाहता हूं, आप दूसरों को अधिकार दोगे, दूसरों को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर कैसे ताकतवर हो जाएगा? मेरे लोगों मुझे बताओ। अगर आप उनको ताकत दोगे, वो ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को अधिकार दोगे, वो अपने लोगों को अधिकार देंगे तो मेरे लोग तो सड़कों में बेरोजगार भी घूमेंगे। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं भाई और बहन, कितने सरकारी नौकरी लगे हैं पिछले 5 साल में? जरा हाथ उठा के मुझे दिखा दो जो लगा हो, मुझे बताओ। पिछले 5 साल में पहले नौकरी लगते थे एक का मतलब समझो कि हजार लोगों में एक आदमी नौकरी, तो इसको समझो पहले हर साल 2-4 लोग रोजगार पे लगते थे आपके गांव देहात से। आपके रिश्तेदार, आपको खबर आती थी। आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जब 2 अप्रैल को इन्होंने SC/ST एक्ट के खिलाफ संघर्ष किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने संघर्ष किया तो सरकार डर गई। सरकार डर गई तो उन्होंने कहा सीधे से मुकाबला नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, तो अब इन दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सड़कों पर लाने का तरीका यही है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दो। जब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो दलित पिछड़े वर्ग के लगे लड़के मेहनत मजदूरी करेंगे, किसी का तस्ला उठाए, किसी खेत में काम करेंगे, किसान कमेरे पिला दे। अगर आर्मी में चली जाती तो इन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अगर हमारे वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी काम करने लगे तो इन्होंने वहां भी ठेकेदारी लाकर घुसेड़ दी कि ये पैसे वाले ना हो पाए, पूरे दिन सफाई करें और फिर 5-6 हजार रुपए में अपने बच्चों का पेट भी ना पाल पाए। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं आपके अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा, मुझे आप बताओ। भाई कानून सड़कों में नहीं बनते, सभाओं में नहीं बनते, कानून विधानसभा और लोकसभाओं में बनते हैं और कानून लगाने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति उनके पास होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं पिछले 10 साल से दिन रात एक करके गली गली घूम के पूरे देश में, और मेरे साथियों द्वारा जहां भी अत्याचार कहीं भी पूरे देश में होता है, मैं और मेरे साथियों द्वारा हर तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। बताओ लड़ी जाती है नहीं लड़ी जाती है? आप लोग हाथ उठा के बताओ। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं घर बैठ के सोया हूँ और समाज को अकेले लड़नी पड़ी हो, आप बताओ पिछले 10 साल में। तो भाई आप भी तय करो कि आपको ऐसा नेता चाहिए जिसका मुंह सिलावा हो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो CBI इनकम टैक्स के डर से अपने समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ भी ना बोले, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़े और जहां आपका पसीना पड़े वहां खून देने का काम करे? आपको तय करना पड़ेगा मेरे लोगों। मैं बिहार की धरती पे हूँ, मैं यहाँ भी आपसे पूछने आया हूँ कि क्या मैं आपकी वोट का अधिकार हकदार हूं या नहीं हूं? मुझे आप ये बताओ। या फिर आप ये कहो कि अभी और 10 साल चपले गिरते रहो, लाठियां खाते रहो, अन्याय अत्याचार करते रहो, अभी हम देंगे। सुनो मेरी बात को, देखो मैं साफ कह रहा हूं, मैं तो पहाड़ जैसा हौसला लेके आया हूं, पहाड़ जैसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे लड़ाई को लड़ने से नहीं रोक सकती है मेरे लोगों, याद रखना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं,
मैं माननीय काशीराम साहब का बेटा हूं। चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता कभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा भी संघर्ष आपसे कुछ मांगता होगा, मेरा भी संघर्ष मेरी माँ बहनों से कुछ उम्मीद रखता होगा। जब जो लोग जिनका कोई नाता नहीं है, जो सिर्फ पैसे की और चुनाव की रिश्तेदारी आपसे रखते हैं, जब आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरे हाथ मजबूत करने में क्या बुराई है बताओ। अगर आज सब लोग अमीरों के साथ खड़े हो जाओगे तो बताओ किसी गरीब के बेटे में हिम्मत होगी कि वो लड़ पाए? ये जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं मैं जानता हूं ये गरीब की औलादे हैं, और आज तक का इतिहास गवाह है किसी अमीर ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी है। गरीबों ने अपनी लड़ाई अपने कंधों के दम पे लड़ी है, अपने पैरों पे लड़ी है, इतिहास गवाह है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी, हम लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी से जूझ रहे हैं। अमीरों के कुत्ते भी घी खा रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अमीरों के तो बात भी कुछ हो रहे हैं। मेरे लोगों, आजादी के 75 साल में अगर आपको पक्के मकान नहीं मिले, इलाज के कमी के कारण अगर किसी का भाई, बाप, बेटा, माँ, बहन अगर दम तोड़ देती है, अगर पैसे न होने के कारण कोई नौजवान उसके सपने कुछ ले जाते हैं या जुर्म जाति के शिकार हम होते हैं, तो इसके जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम अपनी वोट को ऐसे लोगों को देने का काम करते हैं जो चुनाव के बाद हमारी बस्तियों में